हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें हम प्रश्नावली 3.2 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे और ग्राफी विधि से उनको हल करना भी सीखेंगे। तो आज हम प्रकृति के बारे में देखते हैं। जैसे द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति हुआ करती थी, वैसी जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनके भी हलों का प्रकार है। ठीक है, उनके हल कैसे होंगे। ठीक है, तो पहले आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जानते हैं, उनको लिख लें कि जो उनका व्यापक रूप होता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है वो इस प्रकार का होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो समीकरण ले लिए, इसलिए दो समीकरणों का युग्म बन गया। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो दो समीकरणों का हमने जोड़ा ले लिया, यानी युग्म ले लिया। और ये दोनों के दोनों समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं। दो चर कौन कौन से? x और y। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक निकाय बन गए। एक नया शब्द आप निकाय समझ लें, ये एक समीकरण निकाय है। ठीक है, इसमें दो समीकरण है। तीन समीकरणों वाला निकाय भी होता है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखें आप इसके मूलों की प्रकृति या इसके हलों की प्रकृति। तो देखो, जब भी दो रेखाएं होती हैं तो दो रेखाएं तीन प्रकार के आलेख के रूप में निरूपित की जा सकती हैं। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। यदि कोई समतल है उसमें हम कोई दो रेखाएं खींचते हैं तो क्या क्या संभावना बन सकती हैं? या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, या दोनों समांतर होंगी, या फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, यानी समपाती होंगी। कक्षा 9 में भी हमने ये डिस्कस किया था। तो पहला हम इसका पार्ट लेते हैं कि जो रेखाएं हैं वो यदि इस रूप में दर्शा रही हैं ग्राफ में, इसका मतलब वो दोनों की दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। हो सकता है कई बार रेखाएं आपकी इस प्रकार से दिख जाएं। आप ग्राफ बनाएं, आलेख बनाएं या ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें तो आपको रेखाएं ऐसी दिखें, ऐसी ना दिखें। तो ये रेखाएं भी आगे बढ़ने पर आपको पक्का पक्का कटती हुई प्रतीत होंगी। यदि हम इनको आगे बढ़ा दें तो देखो, ये रेखा इस तरीके से आ जाएगी और ये रेखा आगे बढ़ के इस बिंदु पर एक दूसरे को काट देंगी। तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो ज्यामितीय रूप में पहली स्थिति क्या हो सकती है? दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यदि एक बिंदु पर दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं तो हम बोलेंगे कि इस रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल होने का मतलब क्या हुआ? उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई और नहीं है। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब अद्वितीय हल हो गया। ठीक है, यदि आपको हल मिलता है, चाहे एक मिले या अनेक मिले, यदि आपको समीकरण निकाय है या समीकरण युग्म है वो आपको हल देता है, तो हम बोलेंगे कि निकाय संगत है। ठीक है, पहली स्थिति क्या बन सकती है? दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हूं, यानी रेखाएं कैसी हुई? प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं यानी एक बिंदु पे काट रही हैं तो हम बोलेंगे कि एक हल हो गया। समीकरण निकाय के हलों की संख्या कितनी हो गई? एक, जिसको हम एक अद्वितीय हल बोलते हैं, क्योंकि उसके जैसा कोई और नहीं होगा। ठीक है, अब यदि आपको हल मिल गया तब हम उस रैखिक समीकरण निकाय को बोलेंगे कि ये निकाय संगत है। ठीक है, संगत कब बोलेंगे? जब हल मिलता है। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है? दूसरी स्थिति बन सकती है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर चलें।
समांतर चल रही है इसका मतलब वो कभी भी नहीं कटेंगी, वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। यदि रेखाएं समांतर चल रही हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी नहीं कटेंगी, यानी कोई हल नहीं होगा। जब भी रेखाएं एक दूसरे को टच करेंगी तो जिस भी बिंदु पे टच करेंगी वो हल होता है, लेकिन समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी या टच नहीं करेंगी। मतलब ये अपनी दिशा में आगे बढ़ जाएगी और ये इसके समांतर अपनी दिशा में आगे बढ़ जाएगी, ये कभी नहीं कट सकती, जैसे रेल की पटरियां होती हैं। तो जब ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी हल नहीं है। रेखिक समीकरण निकाय का हम बोलेंगे कि कोई भी हल नहीं है। इस स्थिति में हम बोलेंगे कि निकाय असंगत है। जब कोई हल ही नहीं है तो निकाय कैसा कहलाएगा? असंगत। देखो, एक हल मिला था तब हम निकाय को बोल रहे थे संगत है। कोई हल ही नहीं है तो इसका मतलब निकाय असंगत है। ठीक है। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो तीसरी स्थिति एक और ये आ सकती है कि दोनों रेखाएं संपाती हों। संपाती होने का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई। ठीक है। पतन का मतलब गिरना होता है, संपाती का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे पर गिरी हुई रेखाएं। यानी तुम एक ग्राफ बनाओगे एक रेखा का एक समीकरण से, तो दूसरा समीकरण होगा उसका ग्राफ भी वही आएगा। यानी एक ही लाइन पर दूसरी लाइन बनेगी। ठीक है। यहां पर दो लाइन बन रही थी क्योंकि दोनों समीकरण अलग अलग थे। ठीक है। लेकिन जब आप संपाती रेखाएं बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनेंगी कि दोनों का ग्राफ एक ही रेखा पर बन जाएगा। ठीक है। यानी आपको ऐसा प्रतीत होगा कि एक ही रेखा है, जबकि वो रेखाएं कितनी हैं? दो हैं, क्योंकि हम युग्म लेके चलेंगे और दोनों समीकरणों से ग्राफ बनाएंगे, दो सारणी बना करके और दोनों का ग्राफ बनाएंगे। लेकिन वास्तव में जब ग्राफ बनेगा पूरा दोनों का, तो एक दूसरे पर गिरी हुई लाइन ही प्राप्त होंगी। उस स्थिति में बोलेंगे हम कि ये दोनों रेखाएं संपाती रेखाएं हैं। ठीक है। तो तीसरी स्थिति बन सकती है कि दोनों रेखाएं संपाती रेखाएं हों। जब दोनों रेखाएं संपाती हो गई, यानी एक दूसरे को टच कर रही हैं हर पॉइंट पर। संपाती होने का मतलब क्या होता है? हर बिंदु पे टच कर रही हैं, क्योंकि एक दूसरे पर गिरी हुई हैं। एक रेखा पर दूसरी रेखा गिर जाएगी, इसका मतलब हुआ कि वो हर बिंदु पे टच करेगी। दोनों रेखाएं इस बिंदु पर भी टच कर रही हैं, इस पर भी कर रही हैं, इस पर भी कर रही हैं, यहां भी, प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो अनेक बिंदु हो गए। कितने बिंदुओं पर टच कर रही हैं? अनेक बिंदुओं पर। इसका मतलब अनेक हल हो गए। कितने हल हुए? अनेक हल। जब एक बिंदु पे टच करती थी तब एक हल होता था, जब कहीं पे भी टच नहीं करती थी तो कोई हल नहीं होता था। जब एक दूसरे पर गिरी हुई हैं, यानी संपाती रेखाएं हैं, तो हर बिंदु पे टच कर रही हैं, इसका मतलब अनेक हल हैं, क्योंकि इस रेखा पर अनेक बिंदु हैं। तो इस स्थिति में यदि अनेक हल हो गए तो इसका मतलब समीकरण निकाय कैसा है? संगत है। कैसा निकाय है? संगत। यदि आपको हल मिलता है तो संगत निकाय है, कोई हल नहीं होता है तो असंगत निकाय होता है। जो संगत निकाय होता है उसका दूसरा नाम आश्रित भी होता है। संगत का दूसरा नाम आश्रित भी होता है। कई बार आपको इस शब्द से भी व्यक्त करके दे देगा। अब देखो, ये बातें तो हमने देख ली कि हम आलेख बना करके बता सकते हैं कि समीकरण निकाय कैसा है, संगत है या असंगत है, कितने हल बनेंगे, ये हम आलेख बना करके दर्शा सकते हैं। लेकिन बड़ी रुचिकर इंटरेस्टिंग बात है कि बिना ग्राफ बनाए, बिना आलेख खींचे भी हम बता सकते हैं कि समीकरण निकाय कैसा होगा। और उसका तरीका होता है, ये जो आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 दिखते हैं,
इनकी आपस में तुलना करके हम देख लें और उनसे निष्कर्ष निकाल लें। ठीक है, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 से हम कैसे देखेंगे? दोनों समीकरण युग्म आपके पास में दिए हुए हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2। आपको टोटल 6 मान पता है, 6 संख्याएं पता है। यदि आपको A1 अपॉन A2 करने से और B1 अपॉन B2 करने से मान यदि बराबर नहीं मिलता है, ये देखो बराबर नहीं है, मतलब A1 अपॉन A2 का मान और B1 अपॉन B2 का मान बराबर नहीं आता है, तो उस स्थिति में हम प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी आपको दो समीकरण दे देगा, आप A1 अपॉन A2 निकाल लें, B1 अपॉन B2 निकाल लें, C1 अपॉन C2 निकाल लें। ठीक है, और फिर तुलना करके देखें, यदि A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 का मान आपस में बराबर नहीं आता है, जैसे मान लो ये मान 1/2 आ गया, ये मान 3/4 आ गया, तो दोनों मान बराबर नहीं आए, तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पे कट करेंगी। यदि आपको A1 बट्टे A2 का मान और B1 बट्टे B2 का मान बराबर मिल जाए, लेकिन C1 बट्टे C2 के मान के बराबर ना मिले, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। यदि तीनों ही अनुपात बराबर मिल जाएं, A1 बट्टे A2 निकालें, B1 अपॉन B2 निकालें, C1 अपॉन C2 निकालें, यदि तीनों ही बराबर आ जाते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं। अब हम उदाहरण लेके देखते हैं इसको। आपके पास में एक समीकरण दे दी, 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, एक 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0, ये दो समीकरण दे दिए हैं। आप इस समीकरण में देखें, A1 का मान 2, B1 का मान 3, C1 का मान -4, A2 का मान 3, B2 का मान -4, C2 का मान 5। आप A1 बट्टे A2 का मान निकालें, A1 बट्टे A2 तो 2/3 बन गया, B1 बट्टे B2 निकालें तो 3/-4 आएगा। तो ये मान और ये मान दोनों मान बराबर नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को पक्का पक्का प्रतिच्छेद करेंगी। यदि हम ग्राफ बनाएंगे इन दोनों का, तो दोनों का ग्राफ ऐसा होगा, या तो कटती हुई दिख जाएंगी या फिर आगे बढ़ाने पर या पीछे बढ़ाने पर कटेंगी, पक्का समांतर नहीं हो सकती। एक दूसरा उदाहरण ले लें, 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0, ये ले लिया। यहां पर देखें आप, A1 बट्टे A2 का मान निकालें, 2/2 आएगा, B1 बट्टे B2 का मान निकालें, 3/3 आएगा। 2/2 का मतलब 1, 3/3 का मतलब भी 1, तो A1 बट्टे A2 का मान B1 बट्टे B2 के मान के बराबर आ गया, लेकिन C1 बट्टे C2 का मान निकालेंगे तो आएगा -7/8। तो A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 का मान तो बराबर है, लेकिन तीसरा मान C1 बट्टे C2 बराबर नहीं आया। शुरू वाले A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 तो बराबर है, लेकिन C1 बट्टे C2 का मान बराबर नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दोनों रेखाएं होंगी वो आपस में समांतर होंगी। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। संपाती किस स्थिति में बन सकती हैं? 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, 2x प्लस 3y ऐसा बना ले, 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस 14 बराबर 0। आप A1 बट्टे A2 का मान निकाल के देखें, A1 बट्टे A2 करेंगे तो 2/4 आएगा, B1 बट्टे B2 का मान निकालें 3/6 आएगा, C1 बट्टे C2 का मान निकालेंगे तो -7 बट्टे -14 आएगा। अब देखिए 2/4 का मान 1/2 बन गया, 3/6 का मान 1/2 बन गया, माइनस से माइनस कट गया,
7/14 का मान 1/2 बन गया। तो तीनों मान कैसे आ गए? समान। यदि तीनों मान समान आ जाते हैं, तीनों अनुपात समान आ जाते हैं, तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं समीकरण निकाय के मूलों की प्रकृति। थैंक यू वेरी मच।